नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अजय चौधरी। आज आपके सामने फिर से एक नए वीडियो के साथ। और आज मैं आपसे बात करने वाला हूं यूजीसी नेट के फर्स्ट पेपर के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में। देखिए, इससे पहले मैंने नेट के 3-4 वीडियो अपलोड किए हैं, जिसमें एक वीडियो ये था कि आपका नेट का जो एग्ज़ाम है वो आपको देना है और उसकी लास्ट डेट वगैरह क्या है, नेट जीआरएफ है उसकी एज क्या होती है, महिलाओं के लिए एज क्या है, फीमेल के लिए एज क्या है, आपको मास्टर डिग्री में 50% चाहिए, 55 चाहिए, ओबीसी के लिए कितना चाहिए, SC ST के लिए क्या है, जनरल के लिए क्या है, फॉर्म भरने की लास्ट डेट क्या है, एग्ज़ाम की डेट क्या है, हर चीज़ की बेसिक जानकारी है, उसको आप ज़रूर देखिएगा। उसके बाद में यूजीसी नेट का जो फर्स्ट पेपर है, इसका पूरा डिटेल में वीडियो बनाया था, इसका सिलेबस को एनालिसिस करते हुए। तो देखिए, यूजीसी नेट के फर्स्ट पेपर में पैराग्राफ का एक महत्वपूर्ण यूनिट है और उस पैराग्राफ में से 5-6 क्वेश्चन आते हैं जो कि आपको सोल्व करने होते हैं। उसी पैराग्राफ में देखिए अगर एक प्रकार से कहें तो पैराग्राफ के नंबर सबसे मुश्किल भी है और सबसे आसान भी है। ये पैराग्राफ वो 8वीं-10वीं क्लास वाले पैराग्राफ नहीं है कि ऊपर पैराग्राफ देख लिया और नीचे जो क्वेश्चन है उसमें लाइन की लाइन मिलाई और उसको आंसर कर दिया। ऐसा इसमें नहीं होता है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें? इसके लिए कुछ 3-4 ऐसी विधियां हैं। अगर आप उन विधियों को अपनाएंगे तो इस पैराग्राफ को आपको सोल्व करने में काफ़ी आसानी होगी और 5 जो क्वेश्चन आएंगे इस पैराग्राफ में से वो आप निश्चित रूप से सोल्व कर पाएंगे। ये वो विधियां हैं जो मैंने अपनाई, मुझसे जो पहले लोग थे उन्होंने अपनाई और अभी भी वर्तमान में स्टूडेंट इन चीज़ों को अपना करके उसका लाभ उठा रहे हैं। देखिए, सबका पैराग्राफ को सोल्व करने का खुद का अपना एक तरीका होता है। जो विद्यार्थी लगातार क्वालिफाई कर रहे हैं नेट, या अगर उनका अपना तरीका है तो वो अपने तरीके से कर सकते हैं। लेकिन जो नए विद्यार्थी हैं और जिनको इस बारे में जानकारी नहीं है कि इसको सोल्व कैसे किया जाए, वो इस वीडियो को ज़रूर देखेगा और शुरू से लास्ट तक देखेगा, क्योंकि हर चीज़ आपके लिए महत्वपूर्ण है। मैं एक पैराग्राफ को सोल्व करके बताऊंगा कि किस प्रकार से उसको सोल्व करना है। ये आपके सामने जो आप देख रहे हैं पेपर, ये यूजीसी नेट का पेपर है जो कि सीबीएसई के द्वारा अभी लिया जा रहा है एग्ज़ाम। इस नवंबर से पहले का जो एग्ज़ाम है ये जनवरी 2017 में जो सीबीएसई नेट के द्वारा पेपर लिया गया था, उसमें फर्स्ट पेपर आपके सामने है और इसमें पैराग्राफ को मैं आपको सोल्व करके बताऊंगा कि किस प्रकार से पैराग्राफ को सोल्व करना है। तो ये देखिएगा दोस्तों, ये आपके सामने एक पैराग्राफ है जिसमें लिखा गया है कि निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ें तथा प्रश्न संख्या 55 से 60 तक के उत्तर दीजिएगा। यानी 6 क्वेश्चन के आंसर देने हैं। पहले 60 क्वेश्चन आते थे जिसमें से आपको 50 क्वेश्चन करने होते थे। अब 50 क्वेश्चन ही आएंगे और 50 क्वेश्चन ही करने होंगे। अब थोड़ा पैटर्न बदला है, इस बार 3-4 चीज़ें और भी चेंज हुई है, वो आप वीडियो देख सकते हैं, जिसकी मेन स्क्रीन ये है कि अब नेट का पेपर हुआ आसान और महत्वपूर्ण बदलाव। अब देखिए, ये पैराग्राफ आपके सामने है, तो इस पैराग्राफ को आप सोल्व कैसे करेंगे? सबसे पहले इस पैराग्राफ को आपको बिल्कुल नहीं पढ़ना है। जी हाँ, इस पैराग्राफ को आपको पढ़ना नहीं है। तो फिर क्या करेंगे आप डायरेक्ट पहले जो क्वेश्चन दे रखे हैं, पहले आप क्वेश्चन की तरफ जाइएगा। ये देखिएगा, ये आपके सामने क्वेश्चन है। गद्यांश के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। सबसे पहला रूल क्या है? पैराग्राफ को ना पढ़ के डायरेक्ट जो क्वेश्चन है हमें वो पढ़ने हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 55 है, अपने अंतिम महाग्रंथ टेस्टामेंट में टैगोर ने किसकी अभिव्यक्ति की? मैं आपको वो तरीका बता रहा हूँ जैसे आपको वहाँ एग्जाम में सोल्व करना है। आपको पहले ऐसे पढ़ना है, अपने अंतिम महाग्रंथ में टैगोर ने किसकी अभिव्यक्ति की? पहला, सुभाष चंद्र बोस को समर्थन दिया था। दूसरा, पश्चिमी दुनिया की मानवीय विज्ञप्तियों की पोल खोली। थर्ड, इंग्लैंड के प्रति अपनी निष्ठा व्यक्त की। और फोर्थ है, देशों की मुक्ति को प्रोत्साहन प्रदान किया। ये पढ़ लिया हमने एक बार। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 56, महायुद्ध के समय भारतीय बुद्धिजीवियों की क्या सोच थी? पहला, वे रूसी लोगों के कष्टों के प्रति उदासीन थे। वे जापानी सैन्य शक्तिवाद के पक्ष में थे। उनकी अनिश्चित निष्ठावानता ने सृजनात्मकता को बढ़ावा दिया और उन्होंने इंग्लैंड के दृढ़ साहस के प्रति सहानुभूति जताई। क्वेश्चन क्या है?
महायुद्ध के समय भारतीय बुद्धिजीवियों की सोच क्या थी? ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 57, भारतीय साहित्य में सृजनात्मक ऊर्जा को सन्निहित करने वाले कारक की पहचान कीजिए। भारतीय साहित्य में सृजनात्मक ऊर्जा को सन्निहित करने वाले अपनी ही धरती का सैन्य आधिपत्य, औपनिवेशिक आधिपत्य का प्रतिरोध, विभाजन फलस्वरूप अनुभूत तीव्र यंत्रणा और मित्र राष्ट्रों की विजय। क्वेश्चन पढ़ चुके हैं। 58, कश्मीर तथा बांग्लादेश की त्रासदी से जन प्रभाव क्या थे? कश्मीर तथा बांग्लादेश की त्रासदी से जनित प्रभाव क्या थे? दूसरे देशों का शंका भाव, युद्ध का खतरा, प्रतिद्वंदिता की निरंतरता और राष्ट्रीय पुनर्निर्माण। 59 है, प्रस्तुत गद्यांश का संदेश क्या है? परमानेंट क्वेश्चन है दोस्तों। हर पैराग्राफ में 99% ये क्वेश्चन आता ही है कि प्रस्तुत गद्यांश का संदेश क्या है। आपदाएं अवश्य संभावी होती है। संक्षोभ श्रृंखलाओं से महान साहित्य का अभ्युदय होता है। भारतीय साहित्य का कोई विशिष्ट परिदृश्य नहीं है और युद्ध और स्वतंत्रता से साहित्य का कोई लेना देना नहीं है। क्वेश्चन नंबर 60, पिछले महायुद्ध का भारतीय साहित्य पर क्या प्रभाव पड़ा था? इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। इसने साहित्य की नींव को हिला दिया। इसने हिंसा के विरुद्ध जनाक्रोश को बढ़ावा दिया था और इसने पश्चिमी दुनिया को प्रबल समर्थन दिया। ये 6 क्वेश्चन है। इस बार आपके 5 ही क्वेश्चन आएंगे। अब देखिए, ये क्वेश्चन एक बार हमें अपनी आंखों से निकालने हैं। यहाँ जैसे मैं बोल के बताऊंगा तो थोड़ा समय ज़्यादा लगेगा, लेकिन जब आप एग्जाम में साइलेंटली इन क्वेश्चन को करेंगे तो आपको ज़्यादा समय नहीं लगेगा और 100% क्वेश्चन आपके सही होंगे। अब ये क्वेश्चन हमने पहले पढ़ लिए। अब आपको एक प्रकार से मोटा आइडिया हो गया कि इसमें वो क्या पूछने वाला है। अब जाइएगा पैराग्राफ में। ये है आपका पैराग्राफ। अब दोस्तों, आपको ये पैराग्राफ अब पूरा पढ़ना है। आपको ज़्यादा समय नहीं लगेगा। पहले क्वेश्चन पढ़ने हैं, सारे ऑप्शन पढ़ने हैं, उसके बाद आपको पैराग्राफ पढ़ना है। आप देखिएगा जैसे इसको, अंतिम महायुद्ध जिसने आधुनिक विश्व की आधारशिला को लगभग विकम्पित कर दिया, भारतीय साहित्य पर सोलो प्रभाव ही डाल सका है। यह हिंसा के विरुद्ध आम रूप से बढ़ावा देने की प्रवृत्ति तथा पश्चिमी दुनिया की, देखिए क्या है, यह हिंसा के विरुद्ध आम रूप से बढ़ावा देने की प्रवृत्ति तथा पश्चिमी दुनिया की मानवीय विज्ञप्तियों के बारे में मोह भंग की स्थिति को प्रखरता से अभिव्यक्ति देने में ही सिमटा रहा। इसकी मुखर अभिव्यक्ति टैगोर की अंतिम कविताओं और उनके अंतिम महाग्रंथ क्राइसिस इन सिविलाइजेशन के माध्यम से हुई। अब ये देखिएगा, आपको ध्यान में होगा कि पहला जो क्वेश्चन है उसमें ये चीज़ें आपके सामने आई है, लेकिन अभी हम क्वेश्चन को सोल्व नहीं करेंगे। पहले हम वीडियो को पूरा, इस पैराग्राफ को पूरा पढ़ेंगे। इस समय भारत का बुद्धिजीवी वर्ग एक नैतिक अंतर्द्वंद की दशा से गुजर रहा था। एक और जहां वह संकट की घड़ी में इंग्लैंड के अदम्य साहस के प्रति सहानुभूति व्यक्त किए बगैर नहीं रह सका, जिसमें रूसी लोग निष्ठुर नाजी सैन्य शक्ति से लोहा ले रहे थे। चीन जापान की सेनाओं को बूटों तले रौंद रहा था। वहीं दूसरी ओर उनका अपना ही देश अपनी धरती की सैन्य शक्ति के नियंत्रण में था। भारतीय सेना सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में दूसरी ओर से उनके देश की मुक्ति का प्रयास कर रही थी। निष्ठाओं के ऐसे द्वंद्व में किसी भी प्रकार की सृजनात्मक प्रवृत्ति के प्रस्फुटन की कल्पना नहीं की जा सकती। यह सहज ही अनुमानित किया जा सकता है कि 1947 में भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति जो मित्र राष्ट्रों के आविर्भाव क्रम में महत्वपूर्ण है तथा जो पड़ोसी देशों जैसे दक्षिण पूर्वी एशिया में उपनिवेशवाद के अंत के रूप में फलित हुआ, सृजनात्मक ऊर्जा के विस्फोट को गतिमान कर रहा था। निसंदेह ऐसा हुआ, किंतु शीघ्र ही देश के विभाजन की यंत्रणा, नरसंहार और लाखों लोगों का अपने देश से विस्थापित होने और महात्मा गांधी की शहादत की घटना के साथ कश्मीर पर पाकिस्तानी आक्रमण तथा बाद में बांग्लादेश में उसके अत्याचारों ने मर्मस्पर्शी लेखन को प्रेरित किया था। इस कारण बांग्ला, हिंदी, कश्मीरी, पंजाबी, सिंधी तथा उर्दू में महत्वपूर्ण लेखन सामने आया। किंतु केवल मर्मस्पर्शी अथवा भावपूर्ण लेखन अपने आप में साहित्य को महानता प्रदान नहीं करता। इन आपदाओं के उपरांत भी जो उत्साह और आत्मबल का कोष बना रहा, वो राष्ट्रीय पुनर्निर्माण तथा आर्थिक विकास में आत्मसात हुआ। महान साहित्य का अभ्युदय सर्वदा ही खलबलियों की श्रृंखलाओं से प्रस्फुटित हुआ है। आज का भारतीय साहित्य पहले के सापेक्ष अपने परिमाण, विस्तार
एवं विविधता में कहीं अधिक समृद्ध है। ये पैराग्राफ आपने आप कंप्लीट किया है। अब इसके साथ ही देखिएगा, इस पैराग्राफ में जो जो लाइनें मेन है और जो हमारे क्वेश्चन से संबंधित है उनको हमें अंडरलाइन करते हुए भी चलना है। जैसे ये 1947 में भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति जो मित्र राष्ट्रों के आविर्भाव क्रम में महत्वपूर्ण है। ये जैसे पहली लाइन होगी, और भी बीच में हम लाइनों को अंडरलाइन कर सकते हैं जो हमारे क्वेश्चन में पहले आई हो। अब देखिए, अब हम क्वेश्चन देखते हैं। अपने अंतिम महाग्रंथ टेस्टामेंट में टैगोर ने किसकी अभिव्यक्ति की थी? तो आप ऊपर पैराग्राफ में देख सकते हैं। इसका राइट आंसर होगा दूसरा, पश्चिमी दुनिया की मानवीय विज्ञप्तियों की पोल खोली। ये देखिएगा ऊपर, अंतिम महायुद्ध जिसने आधुनिक विश्व की आधारशिला को लगभग विकंपित कर भारतीय साहित्य पर सोलो प्रभाव डाल सका है। यह हिंसा के विरुद्ध आम रूप से बढ़ावा देने की प्रवृत्ति तथा पश्चिमी दुनिया की मानवीय विज्ञप्तियों के बारे में मोहभंग की स्थिति को प्रखरता से अभिव्यक्ति देने में ही समटा रहा। इसकी मुखर अभिव्यक्ति जो है वो टैगोर के द्वारा की गई अपने अंतिम ग्रंथ में। ये पहला क्वेश्चन हो गया आपका। दूसरा है, महायुद्ध के समय भारतीय बुद्धिजीवियों की क्या सोच थी? वे रूसी लोगों के कष्टों के प्रति उदासीन थे, जापानी सैन्य शक्तिवाद के पक्ष में थे, उनकी अनिश्चित निष्ठावानता ने सृजनात्मकता को बढ़ावा दिया और उन्होंने इंग्लैंड के दृढ़ साहस के प्रति सहानुभूति जताई। तो दोस्तों, ये पैराग्राफ में हम पढ़ चुके हैं। क्या होगा इसका राइट आंसर? फोर्थ होगा, उन्होंने इंग्लैंड के दृढ़ साहस के प्रति सहानुभूति जताई। अब ये पैराग्राफ में कैसे मिलेगा आपको, अब देखिएगा। ये देखिए इस पैराग्राफ में कि एक और जहां वह संकट की घड़ी में इंग्लैंड के अदम्य, ऊपर वाली लाइन है सॉरी, इस समय भारत का बुद्धिजीवी वर्ग एक नैतिक अंतर्द्वंद की दशा से गुजर रहा था। एक और जहां वह संकट की घड़ी में इंग्लैंड के अदम्य साहस के प्रति सहानुभूति व्यक्त किए बिना नहीं रह सका। ये लाइन आ गई आपकी। देखिए, बहुत आसान होता है पैराग्राफ, मैं कहता हूं ये फ्री के नंबर होते हैं। ये दूसरा क्वेश्चन हो गया हमारा। तीसरा है, भारतीय साहित्य में सृजनात्मक ऊर्जा को सन्निहित करने वाले कार्य की पहचान कीजिए। भारतीय साहित्य में सृजनात्मक ऊर्जा को सन्निहित करने वाले कार्य की पहचान कीजिए। इसका राइट आंसर क्या होगा? थर्ड होगा, विभाजन फलस्वरूप अनुभूत तीव्र यंत्रणा। क्वेश्चन क्या है? भारतीय साहित्य में सृजनात्मक ऊर्जा को सन्निहित करने वाले कार्य की पहचान कीजिए। तो भारतीय साहित्य में जो सृजनात्मक ऊर्जा है वो कैसे आई? विभाजन के फलस्वरूप अनुभूत तीव्र यंत्रणा से। आप देखिए, आप पैराग्राफ में देखिएगा इसको। अब देखिए दोस्तों, कैसे आपको आंसर निकालना पड़ेगा। यहां देखिएगा, निसंदेह ऐसा हुआ, किंतु शीघ्र ही देश के विभाजन की यंत्रणा, नरसंहार तथा लाखों लोगों का अपने ही देश से विस्थापित होने और महात्मा गांधी की शहादत की घटना के साथ ही कश्मीर पर पाकिस्तानी आक्रमण तथा बाद में बांग्लादेश में उसके अत्याचारों ने मर्मस्पर्शी लेखन को प्रेरित किया था। यह आंसर निकलेगा आपको। इस प्रकार से अपना आंसर निकालना पड़ेगा। लाइन टू लाइन आपको चीजें नहीं मिलेगी। सृजनात्मक ऊर्जा को सन्निहित करने वाले कार्य की पहचान कीजिए। विभाजन फलस्वरूप अनुभूत तीव्र यंत्रणा। इसने उस पैराग्राफ में से भी उस पैराग्राफ का निचोड़ निकाल के और एक क्वेश्चन दिया है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 58, कश्मीर तथा बांग्लादेश की त्रासदी से जनित प्रभाव क्या थे? तो क्या होगा इसका राइट आंसर? कश्मीर तथा बांग्लादेश की त्रासदी से जनित प्रभाव क्या थे? फोर्थ, राष्ट्रीय पुनर्निर्माण। तो आपने इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा कि कश्मीर तथा बांग्लादेश की त्रासदी से जनित प्रभाव क्या थे। हमने क्या किया? राष्ट्रीय पुनर्निर्माण। अब देखिए, आपको पैराग्राफ में ये चीज़ें याद आ रही होगी कि हमने पैराग्राफ में इनको कैसे पढ़ा। यहाँ देखिएगा, इसमें आगे है, किंतु मर्मस्पर्शी अथवा भावपूर्ण लेखन अपने आप में साहित्य को महानता प्रदान नहीं करता। इन आपदाओं के उपरांत भी जो उत्साह और आत्मबल का कोष बना रहा वो राष्ट्रीय पुनर्निर्माण
तथा आर्थिक विकास में आत्मसात हुआ। ये देखिएगा, वो राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और आर्थिक विकास में आत्मसात हुआ। यहाँ से इस चीज़ का निचोड़ निकालना है कि कश्मीर और बांग्लादेश में जो त्रासदी हुई उसका प्रभाव क्या हुआ, राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और आर्थिक विकास में आत्मसात हुआ। तो इस प्रकार से आपको ये चीज़ें निकालनी पड़ेगी। 59 है, प्रस्तुत गद्यांश का संदेश क्या है। मैं कह रहा हूँ आपको 99% ये क्वेश्चन हर पैराग्राफ में आता है। अब इसका निचोड़ क्या है आप समझ गए होंगे। ऊपर के जो 4 क्वेश्चन हमने सोल्व किए उनके आधार पर भी हम कह सकते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा राइट दूसरा, संक्षोभ श्रृंखलाओं से, यानी जो क्षोभ जनित घटनाएं होती है, जो बुरी घटनाएं होती है, जो बुरे हादसे होते हैं बांग्लादेश, कश्मीर, इनसे महान साहित्य का अभ्युदय होता है। तो कितना अच्छा क्वेश्चन है। सार निचोड़ पूछ रहा है हर पैराग्राफ में से एक एक चीज का। और देखिएगा, मैं कह रहा हूं आपको ऊपर वाला क्वेश्चन जो है, इससे ऊपर वाला क्वेश्चन भी जो है 57 और 58, इन दोनों क्वेश्चन के अंदर भी देखिएगा इस संदेश छुपा हुआ है इस क्वेश्चन का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, संक्षोभ श्रृंखलाओं से महान साहित्य का अभ्युदय होता है, यानी महान जो बुरी घटनाएं होती है उनसे महान साहित्य का अभ्युदय होता है। क्वेश्चन नंबर 60 है, पिछले महायुद्ध का भारतीय साहित्य पर क्या प्रभाव पड़ा था। इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। साहित्य के नींव को हिला दिया, इसने पश्चिमी दुनिया को प्रबल समर्थन दिया, इसने हिंसा के विरुद्ध जन आक्रोश को बढ़ा दिया था। तो यही होगा इसमें, इसने हिंसा के विरुद्ध जन आक्रोश को बढ़ा दिया था। तो देखिए दोस्तों, इस प्रकार से ये क्वेश्चन थे और हमने इनको सोल्व किया कि किस प्रकार से क्वेश्चन को सोल्व करना है। मैं आपको फिर से रिपीट किए दे रहा हूँ कि आपको क्या क्या चीज़ें करनी है इसमें। सबसे पहले पैराग्राफ को ना पढ़ के आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पढ़ने हैं, सारे ऑप्शन पढ़ने हैं। उसके बाद दूसरा स्टेप है आपको फिर पढ़ना है पैराग्राफ, और पैराग्राफ के अंदर जो जो चीज़ें आपको आपके 5 से क्वेश्चन में अंदर मिली है उनको अंडरलाइन करते हुए चलना है पैराग्राफ में। उसके बाद तीसरा स्टेप आपको क्वेश्चन पे आना है, और अब क्वेश्चन के अंदर उसको पढ़ के आप इजीली डायरेक्ट पैराग्राफ में उस जगह पहुंच जाएंगे जहां से वो क्वेश्चन उन्होंने निकाला है। इस बार आपके 5 क्वेश्चन आएंगे। 5 में से 60-70% ये है कि 2 क्वेश्चन तो थोड़े से सरल होते हैं, जैसे पहला क्वेश्चन इसका जो है वो कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। उसके बाद के जो एक क्वेश्चन होता है कि इस पैराग्राफ का संदेश क्या है, और बाकी के जो 3 क्वेश्चन हैं उनकी भाषा भी इस पैराग्राफ से वो थोड़ी भी अलग पूछता है और एक प्रकार से निचोड़ पूछता है। तो ये 3-4 स्टेप अगर आप करेंगे तो पैराग्राफ का आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। प्रैक्टिस सेट आपको पैराग्राफ के कम से कम 35-40 प्रैक्टिस सेट आप इस विधि के द्वारा निकालिएगा, और वहाँ अगर हंसते हंसते आपका पैराग्राफ सही ना हो जाए तो फिर आप कहिएगा कि सर आपने कहा था और हमारा सही नहीं हुआ। तो इस वीडियो में इतना ही। फर्स्ट यूनिट का पैराग्राफ का एक टॉपिक था, वो मैंने आपको कंप्लीट करवा दिया है। मेरी ओर से मैंने वो सब चीज़ें आपको बता दी है जो आज तक मैंने फॉलो किए हैं हमेशा, और आपको मैंने बताया भी था कि मेरा 4 बार नेट जीआरएफ हुआ है। तो फर्स्ट पेपर में मेरे हमेशा अच्छे मार्क्स आए हैं। जो सब्जेक्ट हैं उनमें तो आए हैं क्योंकि सब्जेक्ट अपना पेपर होता है। फर्स्ट पेपर में भी हमेशा हैं, और पैराग्राफ में मेरे हमेशा लगभग क्वेश्चन हमेशा सही हुए हैं। यही विधि मैंने अपनाई, यही मैंने सीखी, और यही मैं आपको बता रहा हूँ। आप इसको यूज़ कीजिएगा, आपको निश्चित रूप से फ़ायदा होगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। अपने मित्रों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिले, मैं भी और वीडियो आपके सामने पेश करूं। मैं हमेशा आपके साथ हूं, हर स्थिति में, हर सिचुएशन में। जिस टॉपिक में आपको प्रॉब्लम हो आप बताइएगा, और पैराग्राफ कुछ आपके सामने ऐसे लेके और आऊँगा जिनके आंसर मैं आपसे पूछूंगा कि आप बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो फिर देखते हैं कि आप कितना सीखे हैं, कितना समझे हैं। इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।